मिनट्स ठीक आज से 3 साल पहले हमसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलिंग माइंड जो है वो हमेशा के लिए बिछड़ गया था, यानी कि ब्रे वाइट। आज पूरे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं ब्रे वाइट को इस दुनिया से गए हुए। और आज की ये जो वीडियो है इसकी लेंथ थोड़ी आप लोगों को ज्यादा लगेगी, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं काफी डिटेल के ऊपर ब्रे वाइट के लेजेंडरी डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के ऊपर और उनके मेन ऑरा करेक्टर सब के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर उनकी डेथ का असली रीजन क्या था, क्योंकि आज भी कई फैंस जो है जिन्हें पता लगता है, जो रेसलिंग कुछ सालों से देखना छोड़ चुके हैं, उन्हें जब पता लगता है कि ब्रे वाइट अब नहीं है, उन्होंने कहीं बचपन में या कुछ काफी टाइम पहले ब्रे वाइट को कहीं रेसलिंग में देखा था, तो वो भी आज जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी ब्रे वाइट की डेथ की। तो हम इस चीज को भी थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें और आप लोगों को ये वीडियो जो है वो देख के मजा आएगा। इस वीडियो का कोई लाइक टारगेट नहीं होने वाला। आप लोगों की जो ब्रे वाइट की फेवरेट मेमोरी है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये एक तरह से ट्रिब्यूट है ब्रे वाइट के लिए। और मेरी कोशिश होगी कि उस कैलिबर पे मैं लेके जा सकूंगी इस वीडियो को, कि आप लोगों को देखने में ब्रे वाइट के बारे में जो नॉलेज है वो मिल सके। 23 मई 1997 वो साल था जब विंगम रोटेंडा जो थे वो इस दुनिया में आए थे। विंगम रोटेंडा जिनको हम आज ब्रे वाइट के तौर पे जानते हैं। ब्रे वाइट का ताल्लुक बचपन से ही रेसलिंग से बहुत गहरा था, क्योंकि उनके अपने फादर जो थे वो माइक रोटेंडा थे और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हुआ करती थी वहां रेसलर थे। वो डब्ल्यूसीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ दोनों ही कंपनीज के अंदर रेसलिंग कर चुके थे, और इसी वजह से ब्रे वाइट का रेसलिंग के साथ एक कनेक्शन जो था वो गहरा शुरू का बना हुआ था। अंडरटेकर और स्टिंग उनके फेवरेट रेसलर्स में से एक थे, बल्कि एक जबरदस्त फोटो ब्रे वाइट और बो डैलस की स्टिंग के साथ भी है, जो देख के एक तरह से इमेजिन करना मुश्किल होता है कि ये दोनों बच्चे आगे जाके क्या कुछ उन्होंने अचीव किया। ब्रे वाइट ने अपने रेसलिंग करियर का आगाज तो 2008 के अंदर स्टार्ट प्रॉपर वे में कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमने उनको पहली बार 2010 में देखा था नेक्सस ग्रुप के साथ। ब्रे वाइट तो पहला, यानी कि विंगम रोटेंडा का पहला रेसलिंग कैरेक्टर नहीं था, बल्कि हस्की हैरिस जो था वो उनका पहला रेसलिंग कैरेक्टर था। नेक्सस ग्रुप जो कि उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टॉप ग्रुप्स के अंदर आ रहा था और आते साथ ही अपनी डोमिनेट दिखा रहा था, उस ग्रुप का हिस्सा थे ब्रे वाइट। लेकिन 2011 में जब इस ग्रुप का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो ब्रे वाइट उन पहले रेसलर्स में से थे जिन्हें इस ग्रुप से और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर से हटा दिया गया। दोबारा एफसीडब्ल्यू में जब ब्रे वाइट गए तो उन्होंने अपना ये एक तरह वाला करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, और वो करेक्टर्स के अंदर जो ब्रे वाइट के प्रोमो स्किल्स थे उसने क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा क्लियर हिट किया, क्योंकि उस तरह के प्रोमो स्किल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत उस टाइम पे कम थे। इवन के टॉप रेसलर्स, टॉप के सुपरस्टार्स मौजूद थे, लेकिन करेक्टर के अंदर रह के उस तरह के प्रोमोस डिलीवर करना वो क्वालिटी ब्रे वाइट में बहुत क्लियर नजर आ रही थी। और यही वजह बनी कि 2012 में ब्रे वाइट एनएक्सटी का हिस्सा बन गए। वहां वाइट फैमिली के साथ जब ये एनएक्सटी के ऊपर आए तो उन्होंने एनएक्सटी को भी काफी हद तक डोमिनेट किया, और एक ही साल के अंदर 8 जुलाई 2013 यानी कि 8 जुलाई 2013 में ब्रे वाइट का डेब्यू हो जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर, जहां उनकी पहली बड़ी फिल्म ही स्टार्ट होती है डीमन रेड मशीन केन के साथ। और फिर समर स्लैम 2013 का वो इन्फर्नो मैच जहां पर रिंग के इर्द गिर्द आग लगी हुई थी और बीच में केन और ब्रे वाइट मौजूद थे। उस मैच में ब्रे वाइट ने केन को हरा के प्रॉपर वे में अनाउंस किया कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉरर और मिस्टीक कैरेक्टर्स का फ्यूचर है और वो इस जनरेशन को नेक्स्ट एरा में लेके जाने वाले हैं। ब्रे वाइट का 2013 में राइज का सिलसिला जब स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर एलिमिनेशन चेम्बर वो जगह बनी जहां वाइट फैमिली ने अपने उस टाइम के सबसे बड़े ग्रुप शील्ड के साथ मैच हासिल किया। एलिमिनेशन चेम्बर का वो मैच आज भी इतना क्लासिक है कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो मैच आप लोग मस्त देखें, क्योंकि शील्ड भी उस टाइम पर अपनी पीक एरा के ऊपर थी और वही वाइट फैमिली जो थी वो राइज अप कर रही थी। और जो वो मैच था उस मैच के अंदर क्लासिक बहुत मोमेंट्स थे और क्राउड का रिएक्शन तो जस्ट अनइमेजिनेबल था। और उस मैच के अंदर वाइट फैमिली ने शील्ड को हरा दिया था। और फिर ब्रे वाइट जो है वो सिंगल रन के लिए रेसलमेनिया में जाते हैं और वहां उनका पहला ही रेसलमेनिया का मैच होता है नन अदर देन
जॉन सीना के अगेंस्ट, वो जो कि 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, वो जो WWE का फेस थे, उनको पहला ही मैच ब्रे वाइट के अगेंस्ट, मतलब ब्रे वाइट जो थे उनके पहले एक तरह के ऐसे अपोनेंट बने थे जो मिस्टीक को भी कैरी कर रहे थे और साथ में एक इमेजिनेबल करेक्टर और एक ऑरा के अंदर थे कि जॉन सीना जो थे उस मैच में जाते हुए डरते हुए नजर आते, क्योंकि इससे पहले रेसलमेनिया में जॉन सीना ने ऐसा अपोनेंट फेस किया नहीं था। हाँ, अंडरटेकर उस टाइम तो WWE में थे, लेकिन ब्रे वाइट जब आए थे तो ब्रे वाइट का एक कैरेक्टर जो था वो अंडरटेकर के मिस्टीक को मैच भी कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे एक यूनिकनेस और एक ऑरा जो था वो WWE के अंदर देख के आया था। और इस मैच में बेशक रेसलमेनिया में जॉन सीना जीत गए थे, लेकिन रियलिटी में जीतने वाले ब्रे वाइट थे, क्योंकि मैच के एंडिंग मोमेंट्स के अंदर जब ब्रे वाइट अपने हाथ फैलाए रिंग के सेंटर में बैठे थे और जॉन सीना के हाथ में चेयर थी, पीछे वाला क्राउड सिर्फ ब्रे वाइट का वो गाना गा रहा था, He's got the whole world in his hand। वो एक मोमेंट था जो कि आज भी मतलब टाइम कहता है कि ब्रे वाइट ने सिर्फ 1 साल से भी कम अरसे में क्या कुछ अचीव कर लिया था फैंस की नजर में। और भाई उसके बाद ब्रे वाइट का ऑरा जो था वो मजीद बढ़ना शुरू हुआ और जॉन सीना के साथ फ्यूड के बाद वाइट फैमिली सेपरेट हुई। ब्रे वाइट अब वापस आए जब, तो उन्होंने पहला टारगेट बनाया डीन एम्ब्रोस को और हेल इन अ सेल में रिटर्न करके डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलर्स का जो मैच था वो डीन एम्ब्रोस को पॉज करवाया। 2014 के एंड तक डीन एम्ब्रोस के साथ फ्यूड ब्रे वाइट की चलती रही। ब्रे वाइट कभी भी उन करेक्टर्स में से या उन रेस्लर्स में से नहीं थे जिन्हें मैच को जीतने की वजह से जाना जाए या चैंपियनशिप की वजह से जाना जाए। उनकी मिस्टेक, उनका ऑरा सिमिलर टू अंडरटेकर था और वो WWE में एक अलग ही तरह की डार्कनेस लेके आए थे कि ऐसी डार्कनेस जिसमें कैरेक्टर के अंदर तो डार्कनेस थी लेकिन WWE के लिए बहुत ज्यादा लाइट थी। 2015 जब आया तो फास्ट लेन में ब्रे वाइट ने वो किया जो कोई इमेजिन नहीं कर रहा था और अंडरटेकर के स्टाइल में एड्रेस की कॉफिन के अंदर और डेड बैग को चैलेंज कर दिया 1-on-1 मैच के लिए। रेसलमेनिया में ये आइकॉनिक मैच होता है जिसकी तस्वीर भी आप बैकएंड पे देख सकते हैं। और इस मैच में बेशक अंडरटेकर ने ये मैच जीता, लेकिन ब्रे वाइट ने प्रूव किया कि वो फ्यूचर है WWE का और न्यू फेस ऑफ फियर है। वो आइकॉनिक मोमेंट जो इस मैच के अंदर था जहां ब्रे वाइट बिल्कुल उल्टे होके चल रहे होते हैं और अंडरटेकर एक स्टंट सेटअप करते हैं, एक नेक्स्ट मतलब एक रेसलमेनिया मोमेंट जो है वो आने वाली कोई हिस्ट्री के लिए वो मोमेंट जो है वो एक कैप्चर हुआ। खैर इस मैच के बाद जब ब्रे वाइट वापस आते हैं WWE से कुछ टाइम के बाद, तो WWE में वापस आते साथ ही उन्होंने अपना टारगेट बनाया एनीवन बट यू रोमन, क्योंकि रोमन रेंस जो थे वो ब्रे वाइट के टारगेट में थे। तो रोमन रेंस और ब्रे वाइट की फ्यूड समर स्लैम नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद हेल इन अ सेल में एंड होती है, जहां ब्रे वाइट जो है वो रोमन रेंस से हार तो जाते हैं, लेकिन उसी हेल इन अ सेल के मेन इवेंट जो कि ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के दरमियान था, मेन इवेंट में ब्रेन वाइट कुछ ऐसा करते हैं कि सब फैंस जो थे वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी वाइट फैमिली जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन भी उस टाइम शामिल हो चुके थे, उसने अटैक कर दिया था अकेले अंडरटेकर पे। और फिर अंडरटेकर को उस तरह रिंग से कैरी करना किसी ने भी अंडरटेकर के करियर में ये चीज देखी नहीं थी। और सर्वाइवर सीरीज में ड्रीम मैच होता है ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस वाइट फैमिली का। अब एक इत्तेफाक है या एक मैं अजीब सी बात कहूं कि उस मैच में वाइट फैमिली के जो दोनों मेंबर थे आज वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लुक हार्पर भी 2020 के अंदर दिसंबर में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और वहीं ब्रे वाइट का जैसे मैंने बताया कि ठीक 3 साल पहले 24 अगस्त आज के ही दिन इस दुनिया से चले गए थे। खैर सर्वाइवर सीरीज के बाद 2016 का साल जब आया तो उस टाइम पे लग रहा था कि भाई ब्रे वाइट की जो फ्यूड था वो ब्रॉक लेसनर के साथ होगी, क्योंकि रॉयल रंबल से पहले जिस तरह वाइट फैमिली ने जो हाल ब्रॉक लेसनर का किया था, उस टाइम के ब्रॉक लेसनर को उस हाल में देखना अनइमेजिनेबल था, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का बीस्ट था। वो एक मीन था ना कि अलग ही लेवल का बंदा था, तो वो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर एक अलग ही लेवल के बीस्ट थे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है मतलब जिस तरह ब्रॉन स्ट्रोमन डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो ये फ्यूड ब्रॉन स्ट्रोमन से शुरू होगी और रेसलमेनिया पे ब्रे वाइट पर खत्म होगी ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट के मैच के साथ। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने ब्रे वाइट से मैच से किसी वजह से इनकार कर दिया था और ये रियलिटी है, इस पर वीडियो में थोड़ा अभी भी बात करेंगे आगे जाके। लेकिन
ब्रे वाइट को मूवमेंट मिलता है रेसलमेनिया पर रॉक के साथ, जहां रॉक पूरे क्राउड के अंदर ब्रे वाइट को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि ब्रे वाइट की तारीफ करते हैं और क्राउड का रिएक्शन बता रहा होता है कि ब्रे वाइट वाकई में एक तारीफ के काबिल है। खैर इसके बाद वाइट फैमिली फिर सेपरेट हो जाती है जब ड्राफ्ट होती है 2016 के अंदर स्मैकडाउन और रॉ के लिए, क्योंकि ये सेपरेट ब्रांड्स हो जाते हैं। सेपरेट तो थे लेकिन क्योंकि स्टेफनी मैकमैन और शेन मैकमैन की एरा स्टार्ट होती है उस टाइम पर, तो स्मैकडाउन जो है वो अलग डायरेक्शन में जाता है और रॉ भी अलग डायरेक्शन में, और इसी वजह से वाइट फैमिली जो है वो सेपरेट हो जाती है। लेकिन ये सेपरेट होना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इसी साल 2016 में ब्रे वाइट को लुक हॉकर भी स्मैकडाउन के ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी जो फ्यूड है वो स्टार्ट होती है रिटर्निंग रैंडी ओर्टन के साथ, और सर्वाइवर सीरीज तक रैंडी ओर्टन ही वाइट फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। और वो सर्वाइवर सीरीज जो मेरा ख्याल से मेरी ऑल टाइम फेवरेट सर्वाइवर सीरीज मैच है, जहां रॉ स्मैकडाउन हुआ था, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन हुआ था। और भाई प्ले वाइट सोल सर्वाइवर थे 2016 के सर्वाइवर सीरीज के रॉ वर्सेस स्मैकडाउन मैच के, और उनके साथ रैंडी ऑर्टन। 2017 का साल ब्रे वाइट के करियर का एक पीक मोमेंट लेके आता है जब ब्रे वाइट एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एजे स्टाइल्स को पिन करके अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप जीत जाते हैं। वो मोमेंट बहुत आइकॉनिक था, क्योंकि ब्रे वाइट उस टाइम पे 30 ईयर से नीचे थे, यानी कि 30 साल से कम उम्र थी, और वो WWE चैंपियन भी बन जाते हैं। तो वो एक हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट था। वहीं जहां वो चैंपियन बने, उन्हें अपनी ही फैमिली के मेंबर के अगेंस्ट उस चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि उनसे पहले रॉयल रंबल जीतते हैं रैंडी ओर्टन, और रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच होता है। रेसलमेनिया ब्रे वाइट की इतनी कोई मेन कार्ड नहीं रहती, क्योंकि रेसलमेनिया में अगेन जब रैंडी ओर्टन ब्रे वाइट का मैच हुआ, ये तीसरी रेसलमेनिया थी ब्रे वाइट की, और इसमें ब्रे वाइट जो है वो ये मैच हार जाते हैं, WWE चैंपियनशिप को हार जाते हैं रैंडी ओर्टन से। और इसके बाद फिर पूरा साल ब्रे वाइट की कोई मेगा फ्यूड हमें देखने को नहीं मिलती, सिवाय ब्रोकन हार्डी के साथ उनकी एक फ्यूड स्टार्ट होती है, और वो ब्रोकन हार्डी यानी कि मैक हार्डी का जो ब्रोकन हार्डी वाला पैकेट था उनके साथ फ्यूड स्टार्ट होती है, तो वो लीड करती है 2018 के स्टार्ट तक। और फिर रेसलमेनिया में ब्रे वाइट जो है उनका कोई अपोनेंट तो नहीं होता, लेकिन आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के अंदर ब्रे वाइट शो अप करते हैं, रिटर्न करते हैं अपने आखिरी मैच जो उन्होंने रेसल किया था ब्रोकन हार्डी के अगेंस्ट, उन्हीं की मदद करने के लिए, और उन्हें आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल जितवाने में उनकी मदद करते हैं। फिर ये लोग टैग टीम बना लेते हैं 2018 में, इनके टैग टीम जो है वो रहती है, और वो चैंपियनशिप रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीतते हैं। ब्रे वाइट इंजरी का शिकार होते हैं, और अगेन नेक्स्ट ईयर 2019 ये रेसलमेनिया भी ब्रे वाइट की मिस हो जाती है। 2019 WWE की हिस्ट्री का वो साल है जो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ WWE कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर बुकिंग की स्ट्रेटेजी वर्स थी, स्टोरी लाइन वर्स थी, सिर्फ चंद एक मोमेंट्स थे जो WWE से फैंस को कनेक्टेड रख रहे थे, और उनमें से एक मोमेंट जो था वो ब्रे वाइट का भी था। ब्रे वाइट का रिटर्न एक टोटली नए कैरेक्टर के साथ, ब्रे वाइट के इस आइकॉनिक कैरेक्टर का, जहां फैंस के लिए ये इमेजिन करना मुश्किल था कि वो बंदा जो कहता था कि उसके हाथ में सारा वर्ल्ड है, जो ईकर ऑफ वर्ल्ड का, वो एकदम इतना नाइस कैसे बन गया। और फायरफ्लाई फन हाउस मेरे ख्याल से उस टाइम पे जितने रॉ के एपिसोड्स होते थे या स्मैकडाउन के, उसमें खास तौर पे मुझे किसी चीज का इंतजार होता था तो वो फायरफ्लाई फन हाउस का होता था, क्योंकि मैचेस बेशक रेसलर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन स्टोरी लाइन्स बहुत ही बकवास थी। और उस टाइम पर ब्रे वाइट जो थे वो एक नया एलिमेंट, एक नई चीज जो हमने WWE को इस तरह कभी देखी नहीं थी, उसको लेकर आ रहे थे एक अलग क्रिएटिविटी स्टाइल्स के साथ। और फिर हमें पता लगता है कि इस ब्रे वाइट के इस नए खुशगवार जबरदस्त कैरेक्टर के पीछे का राज क्या है, और फिर जब वो राज सामने आता है तो भाई डर तो मैं भी गया था, क्योंकि वो करेक्टर जिस तरह से ब्रे वाइट ने प्ले किया, वो मास्क, वो एंट्रेंस, मतलब एक मिनट के लिए ऐसे लग रहा था कि ये वो वाकई में बंदा है जो WWE में अंडरटेकर के जाने के बाद उस मिस्टेक को कभी खत्म नहीं होने देगा। और एक्जैक्टली ब्रे वाइट ने जो है वो उस चीज को फॉलो अप किया, तो ब्रे वाइट ने इंट्रोड्यूस करवाया
ने लेजेंडरी करेक्टर। और फिर हमें ब्रे वाइट के इस आइकॉनिक करेक्टर द फील्ड का डेब्यू देखने को मिलता है, वो भी फॉरन एक्सट्रीम रूल्स के बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जहां फिन बैलर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं फील्ड आते हैं और फिन बैलर के ऊपर अटैक करके अपनी इंट्रेंस को, अपने रिटर्न को और अपने इस न्यू करेक्टर को प्रॉपर वे में अनाउंस करते हैं। और भाई फील्ड का आना था, मतलब हर मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोई ना कोई लेजेंड वापस आने की कोशिश करता था और उसके ऊपर फील्ड जो थे वो अटैक करते थे। जेरी द किंग लॉलर हो या फिर मिक फोली, कर्ट एंगल हो, भाई फील्ड ने सबको ही जो है वो नींद खिला दिया। और भाई उसके बाद ब्रे वाइट का ये जो करेक्टर था, जब समर स्लैम के अंदर फिन बैलर के अगेंस्ट मैच हुआ तो उस एंट्रेंस ने ही सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो जो लाल टैन था उस पर हमें पुराने ब्रे वाइट जो ईटर ऑफ वर्ल्ड थे उनका फेस देखने को मिला। और ब्रे वाइट के उस नए करेक्टर फील्ड ने समर स्लैम में डोमिनेट करके फिन बैलर को हराया। और एक फील्ड के साथ में एक मिस्टेक जुड़ गई कि जो भी फील्ड को फेस करता था वो चेंज हो जाता था, यानी कि फिन बैलर ने फील्ड को फेस किया तो वो एनएक्सटी में गए और एनएक्सटी में जाके हील हो गए। इसके बाद जब फिन बैलर को फील्ड ने अपना निशाना बना लिया तो उनका रुख होता है सेथ रॉलिंस और यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ। और तभी हमें वो हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलता है जिसे शायद कोई भी रेसलिंग फैन कभी याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि फील्ड और सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल होता है। और वो हेल इन अ सेल मैच, इमेजिन करो, हेल इन अ सेल मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है वो फील्ड के ऊपर काफी सारी स्टील चेयर्स, स्टेयर्स फेंककर स्लेज हैमर से अटैक कर देते हैं। और इस सब के बाद टीम जो है वो खड़े होकर दोबारा सेथ रॉलिंस को मारते हैं। लेकिन इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी जल्दी रिकवर करने की कोशिश की और फिर अगले ही महीने क्राउन जूल के अंदर फील्ड को दोबारा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच मिलता है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। और इस बार फील्ड जो है वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्लू ब्रांड स्मैकडाउन के ऊपर जो है वो ले आते हैं। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फिर जो कलर है वो चेंज होकर रेड से ब्लू की तरफ चला जाता है। ब्लू कलर करने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि स्मैकडाउन के ऊपर थे ब्रे वाइट, बल्कि ये वजह थी कि उनके जो बेटे थे छोटे, उन्हें भी ब्लू कलर बहुत पसंद था। ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्हें बहुत पसंद आई, इसी वजह से ब्रे वाइट ने ब्लू कलर सिलेक्ट किया। और सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड एंड हुई तो सेथ रॉलिंस भी हील टर्न पे चले गए। अगला करेक्टर, अगला जो फ्यूड स्टार्ट होती है फील्ड की, तो अगले सुपरस्टार जो थे वो थे डेनियल ब्रायन, जो कि पहले ही हील थे। और डेनियल ब्रायन के अगेंस्ट सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल में फील्ड के आइकॉनिक मैचेस होते हैं। और इस मैचेस के बाद मतलब फ्यूड के स्टार्ट में ही जो हील ब्रे वाइट है वो फेस ब्रे वाइट बन जाते हैं और बड़ी डोमिनेट वे में फील्ड ने डेनियल ब्रायन को भी साइड पे लगा दिया। रेसलमेनिया आते तक ये लग रहा था कि फील्ड जो है वो रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन जाएंगे, लेकिन तभी गोल्डबर्ग जो है वो वापस आते हैं। और ये बात जो मैं कहने लगा ये गोल्डबर्ग ने खुद की है। हम सबको शायद लगता था कि गोल्डबर्ग ने चैंपियनशिप फील्ड से बैक स्टेज पावर की थ्रू ली है, मतलब अपना जोर आजमाई लगा के कि भाई वो चैंपियन होने चाहिए। लेकिन रियलिटी ये थी कि विंस मैकमैन को लगा कि भाई रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का मैच करवाना है तो इसमें चैंपियनशिप तो होनी चाहिए। और बली का बकरा कौन बने? फील्ड। ये पहली लॉस थी फील्ड की गोल्डबर्ग के अगेंस्ट सुपर शोडाउन के मेन इवेंट में, जहां 4 स्पीयर्स लगाकर गोल्डबर्ग ने फील्ड को पिन कर दिया और उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रेन को एंड कर दिया। वो एक डाउनफॉल था फील्ड के लिए, लेकिन और वो एक बर्स था क्योंकि फील्ड एक ऐसा करेक्टर था जो कि अनबीटेबल रहना चाहिए था, जिसमें अंडरटेकर रेसलमेनिया में थे। खैर उसके फौरन बाद ब्रे वाइट को थोड़ा किकअप मिलता है क्योंकि ब्रे वाइट द फील्ड जो है वो रेसलमेनिया में अगेन फ्यूड के लिए जाते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट। वो जॉन सीना जिनको उन्होंने फेस किया था रेसलमेनिया 30 में, 6 साल के बाद दोबारा वो उनको रेसलमेनिया में फेस करने जा रहे थे रेसलमेनिया 36 में, लेकिन तब तक कोविड ने हिट कर दिया था। और फिर ये मैच जो था ये हमें एक तरह का फायर प्ले पर हाउस टाइप मैच देखने को मिला, जहां डिफरेंट तरह का सिनेमैटिक मैच था लेकिन इंटरटेनिंग था। इस मैच में फील्ड ने जॉन सीना को हरा दिया और ये पहली विक्ट्री थी, पहली और इकलौती विक्ट्री थी ब्रे वाइट के करियर में रेसलमेनिया की। इस फ्यूड को एंड होने के साथ ही ब्रे वाइट की अटेंशन दोबारा चली जाती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ,
की तरफ, जो कि उस टाइम तक थी ब्रॉन स्ट्रोमन के पास। ब्रॉन स्ट्रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो सेगा था ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, वहां हमें ब्रे वाइट के सारे ही कैरेक्टर देखने को मिले। पहला मैच जो था वो फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट के साथ हुआ, जहां दूसरा मैच एक्सट्रीम रूल्स में ईटर ऑफ वर्ल्ड के साथ हुआ, यानी कि ईटर ऑफ वर्ल्ड वाला जो ब्रे वाइट का कैरेक्टर था वो वापस आया। वाइट फैमिली जिन्होंने स्टार्ट की थी वो वाला ब्रे वाइट वापस आया। लेकिन समर स्लैम आते आते हमारे फील्ड भाई जो थे वो वापस आ गए, और फिर ब्रे वाइट और फील्ड का जो था वो समर स्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हुआ। ये मैच सिर्फ इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर फील्ड ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता था, बल्कि ये मैच इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मैच में हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला था। और ये वो स्टार्ट थी उस एरा की जिसने अगले 1316 दिन तक रोमन रेंस को चैंपियन बनाए रखा, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस हीट टर्न के साथ वापस आए थे, और आते साथ ही उन्होंने अपना पहला टारगेट ब्रे वाइट द फील्ड को स्पेयर लगा के बनाया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है वो ले ली। और एक ही वीक के बाद पेबैक के अंदर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रे वाइट और रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने लो ब्लो लगा के ब्रे वाइट फील्ड को साइड पे कर दिया और स्ट्रोमन को पिन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। ये वो आखिरी बार थी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप या कोई भी चैंपियनशिप ब्रे वाइट टीम के हाथों में हमें देखने को मिली। इसके बाद क्योंकि ये साल 2020 का था, ड्राफ्ट्स होते हैं, ब्रे वाइट जो थे वो स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उनकी फील्ड स्टार्ट होती है none other than रैंडी ओटन। इस टाइम तक ब्रे वाइट जो थे वो अलेक्सा ब्लिस के साथ भी पेयर हो चुके थे, और ये पेयर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। आज भी अलेक्सा ब्लिस जब इंटरेस्ट करती हैं तो उनकी जैकेट के पीछे फील्ड लिखा हुआ होता है। खैर मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब आए तो रैंडी ओटन के साथ उनकी फील्ड स्टार्ट होती है, और उस फील्ड का पहला मैच TLC के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां रैंडी ओटन ब्रे वाइट फील्ड को पूरी तरह से जला देते हैं। और खैर इसके बाद ब्रे वाइट ने गैप तो लेना था, लेकिन ये गैप थोड़ा सा तब ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अगले ही महीने दिसंबर के अंदर 20 दिसंबर के दिन ब्रे वाइट के बेस्ट फ्रेंड, जिन्हें हम रेसलिंग की दुनिया में वैसे भी लूक हार्पर के तौर पे जानते हैं, वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और उनकी डेथ, लूक हार्पर की डेथ ब्रे वाइट को बहुत ज्यादा डीपली हिट करती है, और उसकी वजह से ब्रे वाइट मेंटली इतनी अच्छी स्टेट में नहीं रहते। किसी न किसी तरह से फास्ट लेन के अंदर ब्रे वाइट अपने फील्ड के कैरेक्टर के साथ रिटर्न तो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे फील्ड जो थे वो सारे ही जले हुए थे, मतलब एक जला हुआ रूप फील्ड का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि TLC में रैंडी ओटन ने उनको जला दिया था। रेसलमेनिया के लिए फील्ड और रैंडी ओटन का मैच ऑफिशियली कंफर्म होता है, लेकिन ब्रे वाइट का जो मेंटल स्ट्रेस था उसकी वजह से बैक स्टेज ब्रे वाइट के काफी इश्यूज बनना शुरू हो गए थे विंस मैकमैन के साथ, और पनिशमेंट के तौर पे वो मैच जो रेसलमेनिया 37 का था ब्रे वाइट वर्सेस रैंडी ओटन का, और ब्रे वाइट के रेसलिंग करियर का रेसलमेनिया का आखिरी मैच था, वो मैच ब्रे वाइट रैंडी ओटन से हार जाते हैं, यानी कि फील्ड जो थे वो रैंडी ओटन से हार जाते हैं। और वही वो आखिरी टाइम था, वो आखिरी मौका था जब हमने फील्ड को, ब्रे वाइट को WWE में देखा था, क्योंकि उसके बाद ब्रे वाइट जो है वो एक लंबे अरसे के लिए WWE से जाते हैं। तो रूमर्स मुसलसल यही थे कि ब्रे वाइट अगस्त के आसपास अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन 1 अगस्त को ही ब्रे वाइट को WWE से रिलीज कर दिया जाता है, और ये एक मतलब मेगा शॉक था, क्योंकि कुछ महीने पहले, उससे कुछ महीने पहले ही बैकलैश के बाद जॉर्ज स्ट्रोमन को रिलीज किया जाता है WWE से। कोविड की एरा थी ये सारी, और उसी के बाद 1 अगस्त को ब्रे वाइट को ये ब्रे वाइट वाली जो रिलीज थी, इसकी वही वजह थी जो मैंने आप लोगों को अभी बताई कि विंस मैकमैन के साथ ब्रे वाइट के कुछ इश्यूज चल रहे थे। ये कभी भी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन ये इश्यूज चल रहे थे। खैर ये साल भी गुजरता है, और उसके बाद अगला साल आता है 2022। 2021 एंड होता है, 2022 स्टार्ट होता है, और विंस मैकमैन WWE से रिटायर होकर चले जाते हैं। एरा स्टार्ट होती है पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच की, और उस एरा में हर पुराने सुपरस्टार जिसको कोविड के टाइम पे रिलीज किया गया था उसे ट्रिपल एच वापस लेके आते हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा जो नाम हिंट हो रहा था, सबसे ज्यादा जिसके लिए फैन क्राउड रिएक्ट कर रहा था, वो था
ब्रे वाइट का। और फिर एक्सट्रीम रूल्स सितंबर के अंदर हमें ब्रे वाइट का आइकॉनिक रिटर्न देखने को मिलता है। ब्रे वाइट वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाते हैं एक नए करेक्टर के साथ। लेकिन सबको ये लगा था कि ये ब्रे वाइट का रिटर्न है एक नई एरा की तरफ, एक नई लेगेसी की तरफ, लेकिन वो रिटर्न कोई नहीं जानता था कि ब्रे वाइट का आखिरी रिटर्न होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद ब्रे वाइट जो थे वो दोबारा से हेल्थ के इश्यूज में पड़ते हैं। एक्सट्रीम रूल्स के रिटर्न के बाद ब्रे वाइट के जितने भी प्रोमोस थे मैं उन्हें यहाँ प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन उनमें इमोशंस थे, वो लाइंस में काफी इमोशन थे। जब ब्रे वाइट ने कहा यू ऑल सेव माई लाइफ, वहां पे इमोशंस ब्रे वाइट के चेहरे पे नजर आ रहे थे। हाँ, एक अलग करेक्टर था, अंकल हाउडी को हमें देखने को मिले। मतलब अंकल हाउडी उस टाइम पर बो डैलस प्ले कर रहे थे, जो कि अभी भी बो डैलस ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक अलग करेक्टर था ब्रे वाइट का उस टाइम पे। और ऐसा ऐसा उन्होंने फील्ड की तरफ वापस आना था। उनका मैच पहला ही और आखिरी ही मैच जो था वो एलन नाइट के साथ होता है रॉयल रंबल 2023 में, और ये मैच ब्रे वाइट जो है वो जीत जाते हैं। माउंटेन ड्यू की तरफ से ये मैच था, तो इसमें कुछ लाइट इफेक्ट्स भी थे, और अंकल हाउडी भी इसमें ब्रे वाइट के साथ होते हैं। और फिर नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर, मतलब रॉयल रंबल के बाद जो पहली स्मैकडाउन थी, वहां ब्रे वाइट कहते हैं कि भाई बॉबी लैक्सली और ब्रॉक लेसनर में से जो भी एलिमिनेशन चेंबर में मैच जीतेगा, क्योंकि उस टाइम पे बॉबी लैक्सली और ब्रॉक लेसनर की फील्ड चल रही थी, जो भी ब्रॉन ब्रे वाइट सिंपली वार्न आउट करते हैं कि जो भी वो मैच जीतेगा वो मैच हार जाएगा, क्योंकि ब्रे वाइट जो है उसे अपना टारगेट बनाने वाले हैं। और उस टाइम पर भी रूमर्स बहुत हाई थे कि ब्रॉक लेसनर के साथ जो है वो ब्रे वाइट का मैच हो सकता है, लेकिन अगेन ब्रे वाइट का ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं हुआ। अब लास्ट टाइम तो हमें पता था कि ब्रॉक लेसनर का मैच इस वजह से ब्रे वाइट के साथ नहीं हुआ क्योंकि ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे। इस बार एग्जैक्टली क्या रीजन थी ये भी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि उस मैच को एक अजीब तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर में बॉबी लैक्सली और ब्रॉक लेसनर के मैच को एंड किया गया, और ब्रॉक लेसनर जो थे वो ओमास की तरफ चल गए, जबकि बॉबी लैक्सली जो थे वो ब्रे वाइट के साथ फील्ड में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यही वो एग्जैक्ट टाइम भी था जब ब्रे वाइट को कोविड हुआ, और जब ब्रे वाइट को कोविड हुआ तो वो उसकी वजह से ब्रे वाइट का जो हार्ट फंक्शन था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, और ब्रे वाइट रेसलमेनिया मिस करते हैं। और ब्रे वाइट के हवाले से कोई मेगा अपडेट्स आ नहीं रही थी उस टाइम तक कि ब्रे वाइट को एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन फिर पता लगता है कि उनको कोविड होगा। लेकिन वो कोविड इस कदर सीरियस था कि लेटर ऑन अगस्त से पहले, यानी कि जिस महीने उनकी डेथ हुई थी उससे कुछ टाइम पहले ये अपडेट्स आती हैं कि अगर ब्रे वाइट को रेस्ट ना कराया जाता और वो गैप ना लेते तो उनकी हार्ट कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनकी डेथ भी हो सकती थी, और इवेंचुअली वो चीज हुई भी। और अपने रिटर्न से कुछ ही दिन पहले ब्रे वाइट के ओरिजिनल प्लान से कि वो सितंबर के अंदर फायर प्लस ऑन हाउस के साथ रिटर्न करेंगे, लेकिन 24 अगस्त को ब्रे वाइट को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उनके हार्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा मसले बढ़ गए थे और ब्रे वाइट का हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया था। उसके लिए डॉक्टर ने उन्हें एक वाइब्रेटर भी दिया था जो कि फौरन अगर उनको कोई मसला हो तो वो उनके हार्ट को फौरन पंप कर सके, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाता। और 24 अगस्त को उनकी वाइफ, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर अनाउंसर भी हैं जोजो के मुताबिक, ब्रे वाइट नींद में जाते हैं और उनका अलार्म बजता है। तो जब वो अलार्म चेक करने जाती है तो ग्रे वाइट नींद में ही तब पास आउट हो चुके थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी शायद, क्योंकि ग्रे वाइट ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया था। उनकी वाइफ के मुताबिक उनकी बॉडी जो थी वो ठंडी हो चुकी थी, और जब वो एम्बुलेंस बुलाती हैं और ग्रे वाइट को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर्स जो है वो ग्रे वाइट को डेड अनाउंस कर देते हैं। और फिर हमें अगले ही दिन स्मैकडाउन भी होता है, हमें स्मैकडाउन के ऊपर ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट भी देखने को मिलता है। एक इमोशन के साथ ब्रे वाइट की स्टोरी एंड होती है, क्योंकि ब्रे वाइट ना सिर्फ एक कैरेक्टर थे बल्कि वो एक फादर भी थे, और उनके उस टाइम पे जो उनके बेटे थे वो बहुत छोटे थे, क्योंकि उनके बहुत छोटे थे उस टाइम पर। तो एक हार्ट फेल्ट लॉस था उनकी फैमिली के लिए, और ये एक ऐसी चीज है कि शायद उनसे अभी तक उनकी फैमिली उसका रिकवर नहीं कर सकेगी। और आज सिर्फ ब्रे वाइट की लेगेसीज के अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी ही इतनी लेजेंडरी है कि ब्रे वाइट को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज भी यही एक वजह है कि नाउ देन नाउ फॉरएवर वाले पार्ट में हमें ब्रे वाइट आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंट्रो में देखने को मिलते हैं। ब्रे वाइट का रेसलिंग अगर हम करियर देखें विन लॉस या चैंपियनशिप के हवाले से, वो कभी भी इतना महंगा नहीं था
लेकिन जो करेक्टर ब्रे वाइट के पास थी, जो क्रिएटिविटी ब्रे वाइट के पास थी, वो किसी और सुपरस्टार के पास नहीं थी। और मेरे लिए वो सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था जब मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमने अंडरटेकर और ब्रे वाइट को हैंडशेक करते हुए करा देखा, जहां अंडरटेकर ने कुछ स्पेशल उनके कान में कहा और वो आज तक अंडरटेकर ने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसी मेमोरी थी ब्रे वाइट की जो कि बहुत आइकॉनिक और जबरदस्त थी। और इसी सब मेमोरीज के साथ ब्रे वाइट तो आज नहीं है, लेकिन इन्हीं मेमोरीज को हम याद करके ब्रे वाइट को रिमेम्बर करते हैं कि वो एक ऐसे अपने टाइम पे रेसलर थे जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को उस एरा के अंदर चेंज करने की कोशिश की, जो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्स्ट एरा थी, 2019 का जो वर्स्ट साल था। तो वही एक स्पेशल चीज थे, एक न्यू चीज थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ब्रे वाइट की लेगेसी हमेशा रहेगी। आप लोगों का ब्रे वाइट का स्पेशल मोमेंट कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।